हेलो एवरीवन। बेटा जैसा कि अभी हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ का पेपर नंबर थर्ड, उसको लेके काफी अलग अलग रिव्यूज रहे कि पेपर काफी लेंथी था, टफ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बेटा। पेपर आपका स्टडी मटेरियल से ही आया हुआ है। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी स्टडी मटेरियल से ही लिए गए हैं। उसका हम स्टैट्स का पोर्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैट्स के पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। देखिए जरा, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आपके पास प्रॉपर्टी बेस्ड थे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर वन, if there are three observations 15, 20, 25, then the sum of deviations of observation from their mean। बेटा ये प्रॉपर्टी सबको पता है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा क्या होता है? जीरो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हम डायरेक्ट लिख सकते थे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन एम इज जीरो। कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबका ठीक भी रहा होगा। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज जीरो। सेकंड क्वेश्चन आता है, फॉर एनी टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दे रखा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, आपको ए बाय बी और बी बाय ए निकालना है। अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए बाय बी। बेटा हमें पता है ए बाय बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी बाय में बी। बी बाय ए क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए बाय में ए। अब ए बाय बी की हम बात कर रहे हैं, हमें ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 10/33 और बी दे रखा है हमें 6/11 दे रखा है। सॉल्व करेंगे 10/33 इंटू 11/6, 11 3 जा 2, 5 जा 2, 3 जा, सिंपल सॉल्व करेंगे क्या आ गया? 5/9। अब हमें ना बी बाय ए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आंसर 5/9 है, तो टाइम बचेगा ना। सेकंड का आंसर ए आ गया, क्यों हम बी बाय ए निकाल के टाइम वेस्ट करें? 5/9 वाला एक ही ऑप्शन है, तो सिंपली सेकंड का आंसर क्या आ गया? ए। फर्स्ट का भी ए, सेकंड का भी ए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बेटा हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था थर्ड। देखिए जरा, in a study about male and female students of commerce and science departments of a college in 5 years, the following data were obtained। देखिए जरा क्या दे रखा है। 1995 में 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 65% कॉमर्स हैं, 20% मेल स्टूडेंट्स हैं जो साइंस पढ़ते हैं। सेम 2000 का डाटा दे रखा है। तो पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी 1995 को लेके। देखिए किस किस की बात कर रहा है, मेल और फीमेल की, कॉमर्स और साइंस की। तो आपको ऐसा टेबल बनानी पड़ेगी। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं 3000। टोटल हमें क्या दे रखे हैं? 3000। सेम हम 2000 के लिए टेबल बनाएंगे, मेल, फीमेल, कॉमर्स और साइंस। सेम टोटल की बात करेंगे, यहां टोटल दे रखे हैं 3600। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 70% फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 70% फीमेल है तो फीमेल होगी 2100। 3000 का 70% और रिमेनिंग कितना रह गया? 900। टोटल 3000 थे। 65% कॉमर्स पढ़ते हैं, 65% कॉमर्स पढ़ते हैं, तो आप इसका 65% निकाल लेंगे तो आपने 3000 का 65% निकाला, वो आ गया 1950। दैट इज कॉमर्स स्टूडेंट। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 1050। क्लियर है? फिर कह रहे 20% मेल स्टूडेंट्स है जो साइंस पढ़ते हैं। अब साइंस पढ़ने वाले 900 है, उसका 20% 180। अब रिमेनिंग रह गया 720। टोटल 1950 था, तो रिमेनिंग रह गया 1230। यहां रिमेनिंग रह गया 870। सिमिलरली आप 2000 के डाटा पे जाएंगे, 2000 में 75% फीमेल है। 75% निकालोगे, इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप कर लोगे, ये 2700 आ गया और ये कितना आ गया? 900। आपको सिंपल टेबल बनानी है। 40% साइंस पढ़ते हैं,
3600 का 40% निकाला आपने, 1440 साइंस पढ़ते हैं, बाकी आगे कॉमर्स वाले 50% फीमेल कॉमर्स पढ़ती है। देखो 2700 है तो 50% कितना हो गया, 1350, 1350। टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिए, 810 और ये हो गया 90। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर कंबाइनिंग, दोनों कंबाइन करना है। एक्स है फीमेल कॉमर्स टू द फीमेल साइंस, वाई है मेल कॉमर्स टू मेल साइंस। तो पहले हम कंबाइंड कर लेते हैं इनको। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन काउंट होगा ये। मेल फीमेल कॉमर्स और साइंस हम कंबाइन कर रहे हैं, तो मेल 720 और 810 आप कंबाइन करेंगे तो मेल आ जाएंगे 1320। ऐसे ही फीमेल कंबाइन करेंगे तो 2580। साइंस के मेल हमने करे तो 270 और फीमेल करी तो 2220। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए जरा। एक्स है रेशो फीमेल कॉमर्स टू द फीमेल साइंस, फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस ये एक्स है। मेल कॉमर्स टू मेल साइंस वो वाई है। अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो साफ साफ देखेंगे कि वाई जो है एक्स से बड़ा आ रहा है, वाई जो है एक्स से बड़ा आ रहा है, और ऑप्शंस के हिसाब से वाई एक्स से बड़ा कब है, सी ऑप्शन में। तो थर्ड का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एम और जीएम 10 ऑब्जर्वेशंस का 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एम। आपके पास प्रॉपर्टी होती है एच एम इंटू ए एम इज इक्वल टू जी एम का स्क्वेयर। आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। एम और जीएम 15 है, जीएम भी 15 है, एएम भी 15 है, आपको एचएम निकालना है। आप सॉल्व करेंगे तो एचएम भी 15 आ जाएगा, एचएम भी 15 आ जाएगा, दैट इज सी। एचएम इंटू एएम इज इक्वल टू जीएम का स्क्वायर, ये हमारे पास क्राइटेरिया होता है। तो एचएम भी कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है, तो फोर्थ का आंसर आ गया सी। देखिए अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि जो बहुत टफ आ गया हो और आप कहते हैं कि पेपर बहुत टफ आ गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स पर पेज अपीयरिंग इन अ न्यूज़पेपर इज 3। What is the probability that in a particular page zero number of advertisements are there? ध्यान से देखिए जरा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन से भी क्लियर आपको नजर आ रहा है, ई की फॉर्म में सारे ऑप्शंस हैं। एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट 3 है, इट मींस M3 हो गया। जीरो नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट यानी आपको x इक्वल टू जीरो निकालना है। एज वी नो द फॉर्मूला, e की पावर माइनस एम, m की पावर x होता है और x यहाँ पर जीरो है। किसी की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। e की पावर -3 इज द राइट आंसर, दैट इज ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 23rd क्वेश्चन आया था स्टैट्स का। बीच वाले सारे क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग बेस्ड है। देखिए 23rd में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जब दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। राम एज इज 13, ई इवेंट है, स्टडिंग इन कॉलेज। देखो साफ साफ ही पता लग रहा है कि ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा कि 13 ईयर्स का कोई स्टूडेंट कॉलेज में नहीं पढ़ता। 13 ईयर्स बहुत कम एज है, तो एक इवेंट है, राम की एज 13 ईयर है और वो कॉलेज में पढ़ता है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। फिर भी आप बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जैसे सीता स्टडीज इन स्कूल इज प्लेबैक सिंगर, छोटे बच्चे भी गाना गाते हैं, तो बी इवेंट हो सकता है। सी, राजू एक एल्डर ब्रदर है फैमिली में और राजू के फादर के एक से ज्यादा सन है, ये भी पॉसिबल है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई एल्डर ब्रदर है तो उसके और राजू के फादर के और सन नहीं होंगे। बन्नू बीए इंग्लिश लिटरेचर करता है तो वो इंग्लिश नॉवेल्स भी पढ़ सकता है, ये भी कॉमन, इसमें कुछ कॉमन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो नॉवेल्स तो पढ़ेगा ही। तो कॉमन किस में नहीं आ रहा बच्चों, ए में। तो राम की एज 13 ईयर्स है और वो कॉलेज में पढ़ता है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन 24th, 4 coins are tossed simultaneously, expected number of heads।
हमें पता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स का मतलब होता है कि आपको मीन निकालना है, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है एनपी। कितने कॉइन्स टॉस करे हैं? 4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 4 × 1/2, 2 इज द राइट आंसर, 24th का बी। 25, if for a poison distributed random variable x, the probability of x taking value 2 is 3 times the probability of x taking value 4. Find the variance of x. देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है 4 आने के। पॉइजन की बात कर रहा है तो e की पावर माइनस m की पावर 2 बाय में 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m की पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। m स्क्वायर बाय 2, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, m square equal to 4, m is equal to 2, m means mean, or as we know that mean and variance is same in Poisson distribution, and we have to calculate the variance of x, and that is the answer is 2। 25 का आंसर आ जाएगा C। आगे चलते हैं जरा 26 की तरफ। Assume that a probability for a rain on a day is 0.4. An umbrella salesman can earn 400 per day in case of rain on that day and will lose 100 per day if there is no rain. Find the expected earnings per day of salesman. Rain आने की probability है 0.4। रेन आने की probability है 0.4 और रेन वाले दिन वो अर्न करता है 400 रुपीज। तो रेन आने की 0.4 है तो रेन ना आने की क्या होगी 0.6, और उस दिन उसे 100 रुपए का लॉस हो जाता है अगर बारिश आती है तो एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या होगी 0.4 इंटू 400 प्लस 0.6 इंटू माइनस 100। कैलकुलेट करेंगे अगर आप, ये आ गया 160, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 60, 160 माइनस 60, 100 रुपीज उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग हो जाएगी। तो 26 का आंसर आ जाएगा सी। रेन आने की 0.4, रेन आती है तो 400 का फायदा, रेन नहीं आती तो 100 का नुकसान, रेन ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो 0.6 इंटू माइनस 100 कैलकुलेट करके टोटल अर्निंग आ जाएगी, एक्सपेक्टेड अर्निंग आ जाएगी 100 रुपीज की। 27th की तरफ अगर हम चले, लेट x बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2.5 एंड वेरियंस इज 1 and the probability of x that is lying between a to 2.5 is 0.4772, then the cumulative normal probability value at 2 is 0.9772. Find the value of a. देखिए बच्चों इसमें क्या दे रखा है, मीन दे रखा है आपको, दैट इज म्यू 2.5, वेरियंस 1 है, तो वेरियंस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरियंस एंड 1 का जो आपके पास रूट होता है 1 ही रहता है। अगर हम इसको इस तरीके से लेके चले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहां मीन होता है आपके पास दैट इज 2.5। अब x की वैल्यू a से 2.5 के बीच में, सपोज टू भी यहां a रहा होगा, a से 2.5 के बीच का जो एरिया है वो आपके पास है 0.4772। ए से 2.5 का जो एरिया है वो है 0.4772। आपको क्यूमुलेटिव टेबल दे रखी है, क्यूमुलेटिव टेबल कितनी दे रखी है 0.9772, किसकी वैल्यू है 2 की। क्यूमुलेटिव टेबल 0.9772 दे रखी है, तो अगर हम इसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं तो 0.4772 2 की वैल्यू रहती है, यानी ये जो 0.4772 है ये 2 की वैल्यू है। देखिए जरा, फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का x माइनस म्यू बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहता है। अब x की जगह यहां पर a दे रखा है जो हमें निकालना है, मीन है 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, z यानी कि 0.4772 की वैल्यू 2 पे रहती है और ये लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा -2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आती है 0.5, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में शायद आपको ग्रेस मिल सकती है क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो 27 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 1 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं 33 पे।
A national institute arranged its student data in accordance with the different states. This arrangement is known as, very simple question beta, states, different states यानी area wise जब classification होती है then we can say that it is a geographical data. तो 33 का आंसर आएगा बी. एरिया वाइज जब भी होती है तो क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल डाटा. 33 का आंसर आएगा बी. लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. बेटा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी रहेगी. हम आपको बताएं, अगर 44th में आपके पास x और px दे रखा है, x दे रखा है और px दे रखा है. अब x क्या दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.15, 0.15, 0.25, 1 2 4 5 6 है. तो 1 2 4 5 6 में क्या है, 0.2, 0.3, 0.1. आपको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन. कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें टफ रही होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर और इसका रूट. तो पहले सबको क्या करना है, आपको एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स के स्क्वायर की पी एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें से म्यू, मीन, म्यू क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आया था आपका. आपको एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर. तो आप कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से सॉल्व करके आपका आंसर सी आएगा इसका. क्लियर है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर. एक्स दे रखा है, एक्स का स्क्वायर करिए, उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस म्यू, म्यू होता है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स. आगे बढ़ते हैं. 45th. The manufacturer of a certain electronic component is certain that 2% of the product is defective. He sells the components in a boxes of 120 and guarantees that not more than 2% in any box will be defective. 2% डिफेक्टिव आ रहे हैं, P हो गया 2%, और कंपोनेंट्स में जो आइटम्स हैं आपके पास वो 120 है, तो N 120 हो गया. मीन आ गया यहां से N इंटू पी, दैट इज 2.4. उसने गारंटी दी कि 2% से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा, 2% से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा. 2% का मतलब यहां पर अब 2.4 हो गया आपके पास, 2% से ज्यादा नहीं होगा, तो उसकी गारंटी फेल हो गई. गारंटी फेल होने का मतलब है कि आप 1 में से 0, 1 और 2 वाले केस माइनस कर देंगे. उसने गारंटी दी थी कि ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके जो स्टडी मेट है उससे ही क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 तीनों क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से उठाए गए हैं. बिल्कुल सेम स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली मैच करती हैं. तो देखिए जरा क्या कह रहा है, ही वुड फेल टू मीट द गारंटी. गारंटी फेल हो गई, यानी कि उसने कहा था कि 2% ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे, यानी 2 से ज्यादा डिफेक्टिव हो गए हैं. तो 1 में से आप 0, 1, 2 वाला केस माइनस कर देंगे. अब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो e की पावर माइनस m, m की पावर 0 बाय में 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2.4, 2.4 की पावर 1 बाय में 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा. e की 2.4 आप कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहां से आंसर आएगा डी 0.43. आप कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. e की पावर माइनस 2.4 की वैल्यू आपको दे रखी है. 46. In a group of 20 male and 15 females, 12 male and 8 females are service holder. What is the probability that a person selected at random is a service holder given that is a male? सर्विस होल्डर भी हो और मेल भी हो, ये तो बेटा हम डायरेक्ट कर देते. मेल 20 हैं, सर्विस होल्डर 12 हैं. मेल 20 है, सर्विस होल्डर 12 है, तो डायरेक्ट ही हम कर देंगे 12/20. कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी. 46th क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही कर देंगे. 4 is 12, 4 was 20, 0.60 is the right answer, that is B. 46 में क्या कह रहा है, 20 मेल है. हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बनाए, थोड़ा और पहले ही टाइम हमारा कई क्वेश्चंस में ज्यादा लग रहा है. तो जो क्वेश्चन शॉर्टकट से हो रहे हैं उनको तो शॉर्टकट से कीजिए ना. 20 मेल है, 15 फीमेल्स है,
12 मेल और 8 फीमेल सर्विस होल्डर हैं, तो सर्विस होल्डर मेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 20 मेल में से 12 मेल सर्विस होल्डर है, इट मींस 12/20 is the right answer. Question number 47. There are 3 boxes with the following composition: 7 red, 5 white, 4 blue, and the same in the case of second and third. One of the boxes is selected at random and a ball is drawn from it. ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। 3 बॉक्सेस हैं, तीनों में से कोई भी बॉक्स आ सकता है, तो पहले बॉक्स के आने की भी 1/3, दूसरे बॉक्स के आने की भी 1/3, और तीसरे बॉक्स के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3। पहले बॉक्स में से रेड बॉल का निकलना, पहले बॉल में देखो कितनी है, 7 रेड है, 5 वाइट है, और टोटल आपके पास कितनी हो गई? 16। तो पहले में से रेड आने का 7/16। ऐसे ही आप बात करेंगे दूसरे में से रेड आने की, 5 और 6 11 और 3 14, दूसरे में से आने की 5/14, और तीसरे में से आने की बात करेंगे 4/9। पहले बैग का आना 1/3, दूसरे बैग का आना 1/3, तीसरे का 1/3, तीनों में से रेड बॉल आने की आ गई। अब ओवरऑल रेड बॉल आने की निकालनी थी, तो पहले बैग का आना इंटू उसमें से रेड बॉल का आना, दूसरे बैग का आना उसमें से रेड बॉल का आना, तीसरे बैग का आना उसमें से रेड बॉल का आना। कैलकुलेशन थोड़ी सी फिर यहाँ बड़ी चली गई, 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए आप और सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। एलसीएम लिया हमने 1008, तो ये आ जाएगा 441 प्लस 360 प्लस 448। सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके आंसर आ रहा था आपका 1249/3024, दैट इज ए इज द राइट आंसर। 48th, a student marks is in 5 subjects are given. If we need to draw a pi angle, हमें पाई चार्ट बनाना है, हमें पाई चार्ट बनाना है, सेंट्रल एंगल बनाना है S3 का। अब देखिए सबसे पहले आप इसका टोटल कर लीजिए, जितने भी इवेंट्स आपके पास दे रखे हैं इनका आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद ही आपका आंसर निकलेगा। आपने टोटल करना है 86 प्लस 79। कैलकुलेटर लीजिए जरा, और कैलकुलेटर से ही आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करके आ रहा है इसका 432। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है S3 का, दैट इज 90। तो 48 क्वेश्चन में आप करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 90/432 इंटू 360, तो 74.999 अप्रोक्सीमेटली आपके पास 75 आ गया, और 75 आपके पास दे रखे बी। तो 48 का आंसर क्या आ गया बच्चों? बी आ गया। 49, if the average marks for a group of 30 girl is 80, for a group of boys 70, and combined average is 76, then how many are there in the boys group? Combined mean n1 x1 bar plus n2 x2 bar by में n1 plus n2 and combined mean का फॉर्मूला रहेगा, कंबाइंड एवरेज दे रखे 76, कंबाइंड मीन 76 हो गया। 30 गर्ल्स की एवरेज 80 है, 30 गर्ल्स की एवरेज 80 है, और ग्रुप ऑफ बॉयज कितने नहीं पता, उनकी एवरेज 70 है। बॉयज कितने नहीं पता, उनकी एवरेज 70, और हमें बॉयज ही निकालने हैं, n1 प्लस n2, हमें बॉयज ही निकालने हैं। और n1 तो खैर हमारे पास है, तो ये आपके पास 30 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 76 इंटू 30 प्लस 76 n2 इक्वल टू 2400 प्लस 70 n2। अब कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 76 इंटू 30 करा हमने, वो 2280 आ रहा है, उसमें से आपने 2400 माइनस करा, 120 आ गया, और ये वहां चला गया 6n2, तो n2 आ जाएगा 20, एंड 20 इज योर बी। 49th का आंसर आ जाएगा बी। 50th तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। 50th डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि 2 वेरिएबल्स ए और बी दे रखे हैं, सी इक्वल टू ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी इज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सी इज क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी। 50th का आंसर आ जाएगा बी। 51,
फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन, देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन। देखिए जरा, इसके लिए सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टी जो आपके स्टडी मटेरियल में बताई गई है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अगर आप इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो इस तरीके से आ गया ये, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये आपके पास सिंपल सा सॉल्व करेंगे आप, ये 3 मीडियन यहां चला गया, 3 मीडियन माइनस मोड, और ये यहां आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, मीड इज ट्वाइस मीडियन इज ट्वाइस द मीन, मीडियन इज ट्वाइस द मीन, यानी ट्वाइस मीन की जगह आप मीडियन लिख सकते हैं, मीडियन इज ट्वाइस द मीन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ गया, 2 मीडियन इज इक्वल टू मोड आ गया, और क्या कह रहा था, मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन, मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन, तो 52 का बी आ गया आंसर। क्लियर है? 52 सिंपल सा क्वेश्चन है। 52 में आपको मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का क्राइटेरिया आपको पता ही है, 48, 36, 72, 87, 19, 66, 56, 91 है। तो 3 और 3, 6, 7, 8 टर्म्स हैं। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, 8 + 1 9/2 दैट इज 4.5, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाय 2, ये सारे सिंपल सॉल्व करके आए होंगे, 52 का आंसर आ जाएगा सी। 52 में कोई एज सच कंफ्यूजन किसी को नहीं है, आप मीडियन बहुत इजीली निकालना जानते हैं। ऐसे 53 की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है उसमें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना भी आपको इजीली पता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू में 100। लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दो, लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट ऐड कर दो, तो सिंपली आ जाएगा। अब देखो उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट है आपके पास 84 और स्मॉलेस्ट क्या है 69। तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना, 84 माइनस 69 बाय 84 प्लस 69 इंटू 100। सबसे स्मॉलेस्ट है 66, हमने 69 ही लिया, गलती से 66 आएगा यहाँ पे। 84 माइनस 66, 84 प्लस 66, इससे सॉल्व कर लीजिए। जब से स्मॉलेस्ट है वो 66 है, 84 माइनस 66, ये आ गया आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 66, 150 इंटू में 100, यानी ये आ गया आपके पास 1800 डिवाइडेड बाय 15। सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस एस, L माइनस एस बाय में L प्लस एस इंटू 100। तो ये भी आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसको सॉल्व करके आपके पास 12 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो 53 का आंसर आ जाएगा बी, यहाँ 66 आएगा, ठीक कर लीजिए, L माइनस एस बाय में L प्लस एस इंटू में 100। इसके बाद स्टैट्स का क्वेश्चन था बेटा 61, इसके बाद 61st क्वेश्चन था, बीच में आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहे होंगे। इफ द डाटा पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, डाटा पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज ऑन अ स्कैटर डायग्राम लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन गोज डाउनवर्ड एज एक्स वैल्यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी सिंपल सा थ्योरी का ही क्वेश्चन है आपके पास, कि लेफ्ट टू राइट स्कैटर डायग्राम जा रहा है तो वो इनडायरेक्ट कोरिलेशन होता है, लेफ्ट टू राइट अगर वो जा रहा है तो वो इन डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। तो 61 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी। 62, a renowned hospital usually admits 200 patients every day. 1% patient on an average requires special room facilities. On one particular morning, it was found that only one special room is available. What is the probability that one more than 3 patient would require? अब देखिए 62 में 1% है प्रोबेबिलिटी, तो 62 में पी तो हो गया 1% और एन है 200, तो मीन कितना हो गया, एन इंटू पी, वो आ गया 2। क्लियर है? अब अगर है नोट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए,
नॉट मोर देन 3 कह रहे हैं ना आप। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। एक हॉस्पिटल है जिसमें 200 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, और 200 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, और वन पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज वन स्पेशल रूम इज अवेलेबल, एक स्पेशल रूम अवेलेबल है। और क्वेश्चन में ये सिंपल कर दिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ मोर देन थ्री होने चाहिए। मोर देन थ्री में क्या 4 5 6 सारे हो सकते हैं, तो कौन नहीं हो सकते? 0 1 2 3, ये बात ध्यान देने की है। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क हो जाएगी। ई की पावर माइनस एम की पावर 0 बाय में 0 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एम की पावर 1 बाय में 1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस एम की पावर 2 बाय में 2 फैक्टोरियल, और ई की पावर माइनस एम की पावर 3 बाय में 3 फैक्टोरियल। मोर देन 3 कहा था तो 1 में से 0 1 2 वाला केस माइनस कर देंगे। M 2 है, ई की पावर माइनस 2 कॉमन आ गया, ये 1 होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 फैक्टोरियल भी 4 होता है। 2 की पावर 3 8, 3 फैक्टोरियल हो गया 6। अब आपको क्वेश्चन में ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है 2.71828। नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 + 2 + 3 4 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 4 = 8, 2 3 = 6। आपके पास ई की पावर माइनस 2 कॉमन आ गया है, और ई की पावर माइनस 2 को आपने सॉल्व कर लिया। 2 होता है, 2 होता है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो 2 आने से ही आपके पास हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। बाकी सारा वर्क आपने कैलकुलेटर से इजीली कर लेनी है। कैलकुलेटर हमारे पास अलाउड है, तो हम कैलकुलेटर से करेंगे और हमारा आंसर इसका सॉल्व होके आ जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन थे जो कैलकुलेशन जिनमें ज्यादा थी, लेकिन थे बहुत सिंपल सिंपल से। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास ए आ रहा है। क्लियर हुआ सबको? P 1/100, N 200 मीन आ गया। 1 में से 0 1 2 3 वाला केस माइनस कर दीजिए और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हम 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 63rd में क्या दे रखा है। फॉर एनी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन, व्हाट आर द एम ऑफ एक्स एंड वाई। एम होता है बेटा अर्थमेटिक मीन। क्या होता है मीन? होता है दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। एम क्या होता है? दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे 2x + 5y - 9, 2x + 5y - 9 = 0, और 3x - y - 5 = 0। आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप ऑप्शन से भी पुट करके देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगी, या आप सिंपल क्या कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको 2 से, इसको 3 से कर दो, कुछ मर्जी कर दो। इसको 5 से करा 15x - 5y - 5 5 25, 2x + 5y - 9 = 0। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 17x - 34 = 0। x आ गया 2। x2 वाले दो ऑप्शन है, x2 यहां पुट कर लो। 3 2 6 -y - 5 = 0, y1 आ जाएगा। x2 y1 यानी ऑप्शन क्या आ गया ए। तो 63 का आपका आंसर आ जाएगा ए। ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना। प्रॉपर्टी क्या है कि दो रिग्रेशन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? दो रिग्रेशन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन होता है। तो 63 का आंसर आ जाएगा ए। 64, the intersecting point of two regression lines falls at x-axis if the mean of x values is 16, standard deviation of 3 and 4, what is the mean of y values? देखिए 63rd में हमने बताया दो रिग्रेशन इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x का मीन और y का मीन होता है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट x एक्सिस पे फॉल कर रहा है, एज वी नो दैट x एक्सिस पे y क्या होता है 0। x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो y का मीन 0 आएगा। y का मीन 0 आ गया तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 64th का आंसर आ गया सी।
64th का आंसर आ गया सी। कैलकुलेशन वर्क कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। 64th में कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई जीरो होने से मीन भी जीरो आ गया, तो उसका सम भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो 65 का आंसर आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 66। फॉर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी दे रही है पी एक्स आई बाय के व्हेन एक्स आई 1 to 9, देन द वैल्यू ऑफ के। एक्स आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे दे रखी है, तो आप वैल्यूज पुट करते जाएं। देखिए 66 में क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पी एक्स आई जो है वो एक्स आई बाय के है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो आपने वन पुट करा, एक्स आई की वैल्यू वन पुट करी, 1/k, टू पुट करी, 2/k, थ्री पुट करी, 3/k, अब टू कहां तक पुट करनी है, 9 तक। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल क्या होता है, 1 होता है। के एलसीएम आ गया 1 से लेके 9 तक। अब आपको पता है 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से लेके 9 तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस 1/2, 9 इंटू 10/2, ये आ गया 45। 45/k इक्वल टू 1, तो k कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 ऑप्शन में है, यस है, सी इज द राइट आंसर। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। 1/k, 2/k, 3/k अप टू 9/k 1 है, और 1 से लेके n तक का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो 45/k इक्वल टू 45, k की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। आगे देखिए जरा। For data having odd number of values, the difference between first and middle value is equal to the difference between last and the middle value. Similarly, difference between the second and the middle value is equal to the second value and the middle value. Therefore, the middle value is, देखो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको ऑड नंबर्स कुछ कैलकुलेट कर लेने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का यही आसान तरीका है कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी 1 3 5 7 और 9। ऑड नंबर हमने ले ली, आगे भी ले सकते हैं लेकिन इससे काम चल जाएगा हमारा। फर्स्ट और द मिडल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडल वैल्यू। फर्स्ट मिडल वैल्यू क्या है इसकी, ये फर्स्ट और मिडल वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 4। एंड द डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड द मिडल वैल्यू, लास्ट और मिडल वैल्यू का डिफरेंस भी कितना है, 4। ठीक है बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड द मिडल वैल्यू, सेकंड और मिडल वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 2। और मिडल वैल्यू, सेकंड लास्ट और मिडल वैल्यू, सेकंड लास्ट और मिडल वैल्यू का डिफरेंस भी क्या है, 2। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी, रेंज का हाफ होगी। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बाय 2, नहीं आ रही। अब ऑब्वियसली जब हमने 5 नंबर इसलिए लिए थे कि हम इसकी मीन निकालें, अगर हम मीन निकालें तो आपके पास सीधा आंसर आ जाए, और इसका आंसर मीन ही आ रहा है, मीन 5 आ रहा है, तो मिडल वैल्यू आपके पास मीन ही है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। 68 तो थ्योरी का क्वेश्चन ही हो गया। 100 पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपिनियन को, जैसे मोस्ट लाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, तो अप्रोप्रिएट मेजर क्या होगा। देखो जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन आते हैं तो हम इसमें मोड फॉलो करते हैं ना, कि जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है वही हमारा आंसर हो। जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है वही हमारा आंसर हो। मोस्ट लाइकली लोगों ने ज्यादा बार कहा है, लाइकली ज्यादा बार कहा है, या मोस्ट अनलाइकली ज्यादा बार कहा है। तो ज्यादा बार लोगों ने क्या कहा है वो हमारे पास रहता है। तो मोस्ट बार लोगों ने क्या कहा है वो पता लगाने के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है। तो 68 का आंसर आएगा बी, मोड। क्लियर है। 69, ओजिव्स कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। ओजिव कर्व तो बेटा हम कब लगाते हैं, ओजिव लेस देन ओजिव, मोर देन ओजिव से तो हम मीडियन निकालते हैं। यहां क्वेश्चन में 69 में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है हमारे को,
क्योंकि ओजिव कर्व कैन बी यूज आता, तो इसका आंसर मीडियन होता। कैन नॉट बी के लिए तो कोई ऐसा फिक्स ही नहीं है। अब ओजिव कर्व यूज सिर्फ मीडियन के लिए होता है, मीन के लिए नहीं होता, मोड के लिए नहीं होता, रेंज के लिए नहीं होता। तो यहां क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, यहां आप इसका कोई भी आंसर मार्क नहीं कर सकते। यहां हम चाहेंगे शायद आपको ग्रेस मिले इस क्वेश्चन में, क्योंकि ओजिव कर्व कैन बी यूज्ड। ओजिव कर्व कब यूज होते हैं? मीडियन के लिए यूज होते हैं। तो कैन नॉट बी यूज में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो इसका आंसर हम पर्टिकुलरली कोई डिफाइंड नहीं कर सकते ऐसा कि जिससे आपका आंसर निकले। तो 69 में शायद आपको ग्रेस मिल सकती है। 70th, अलोंग ए रोड, ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन ही है। अलोंग ए रोड देयर आर 5 बिल्डिंग्स ऑफ अपार्टमेंट्स, 5 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल। मतलब हर बिल्डिंग में अलग अलग पर्सन रहते हैं। एक बस स्टॉप आपको सेट करना है नियर वन ऑफ द बिल्डिंग, सो दैट द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द रेजिडेंट्स टू द बस स्टॉप फ्रॉम देयर बिल्डिंग मस्ट बी केप्ट मिनिमम। वन मस्ट कंसिडर इन्वॉल्विंग डैश टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बस स्टॉप। तो पहली बात, मीन तो इसमें निकल ही नहीं सकता। मीन क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग की जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ पर्सन अलग अलग हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है कि जहां हमें वेट्स को इंपॉर्टेंस देनी होती है वहां हम वेटेड मीन निकालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसका आंसर आप डी मार्क करेंगे, 70th का डी। रीजन बिहाइंड, 5 बिल्डिंग है, पांचों बिल्डिंग में अलग अलग पर्सन रहते हैं। तो अलग अलग पर्सन रहते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स अलग हो गए, फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे जब भी आपके पास फोकस रहता है तो क्वेश्चन आपका वेटेड मीन की तरफ जाता है। तो 70th का आंसर क्या आएगा बेटा? 70th का आंसर आपके पास आ जाएगा डी, वेटेड मीन। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 82। इफ P10 एंड P01 आर इंडेक्स 1 on 0 एंड, अब ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा है जब आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा था कि P01 इंटू P10 कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? टाइम रिवर्सल टेस्ट को। कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? टाइम रिवर्सल टेस्ट को, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है ना। 1 on 0, 1 करंट ईयर, 0 बेस ईयर। तो 1 on 0, 0 on 1 होना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। 82 का आंसर आपके पास आ जाएगा बी। क्लियर है? तो देखिए, आपने इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं है इसमें, थ्योरी के भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिससे आप जल्दी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। 83 भी थ्योरी का क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ कमोडिटीज व्हेन द वेट्स आर इक्वल टू द करंट ईयर। जब भी करंट ईयर की बात कर रहे हैं आप, लेस्पियर पास्टे के फॉर्मूले पढ़ते थे। हमने पास्टे का फॉर्मूला आपको बता रखा है 1101। किस पे बेस होता है? करंट ईयर पे। तो करंट ईयर की बात हो रहा है तो पास्ट ही आ गया, तो 83 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। 83 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है? 84th की बात कर रहे हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फिशर का क्राइटेरिया होता है L इंटू पी का रूट। फिशर का आपको फॉर्मूला हम बताएं तो आपने पढ़ रखा है, फिशर में क्या करते हैं? लेस्पियर P1 क्यू 0 बाय P0 क्यू 0, लेस्पियर इंटू पास्चे का रूट इनटू में 100। ये आपके पास फिशर का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से आप 84th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन जरूर बड़ी थी क्योंकि बेस ईयर का प्राइस P0, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1। कैलकुलेशन करके फॉर्मूला क्या लगाना था? P1 Q0 बाय P0 Q0 और P1 Q1 बाय P0 Q1 इनटू में 100। फिशर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? P1 Q0 बाय P0 Q0 इंटू P1 Q1 बाय P0 Q1 इंटू में 100। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद ही, और जिन्होंने ट्राई किया है एग्जाम में, कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टफ थी। आंसर आपका ए आएगा इसका, 84th का आंसर आएगा ए, बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशंस, सिग्मा P1 Q1 बाय P0 Q1 वाले। फिर से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया कि इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन। इंडेक्स नंबर किस में हेल्पफुल नहीं है? फ्रेमिंग पॉलिसी बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेंड बनाता है, फोरकास्टिंग करता है, क्या नहीं करता? आइडेंटिफाइंग एरर्स, एरर नहीं बताता।
तो अनदर सिंपल क्वेश्चन 85 का आंसर आ जाएगा डी। इंडेक्स नंबर एरर्स आइडेंटिफाई नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। लेस्पियर, पास्चर, फिशर किस में सेटिस्फाई नहीं होते? सर्कुलर टेस्ट में। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है आपके पास। लेस्पियर, पास्चे किस में सेटिस्फाई नहीं करते? सर्कुलर में। तो 86 का आपके पास आंसर आ जाएगा, 86 का आंसर आपके पास आ जाएगा डी। सर्कुलर में ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं करते। क्लियर है? तीन इंडेक्स नंबर है, लेस्पियर, पास्चे, फिशर, डू नॉट सेटिस्फाई डैश टेस्ट, डू नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। 86 का आपके पास आ गया डी। आगे बढ़ते हैं। 87th की हम बात करें, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकिन थ्योरी बेस्ड ही हो रहा है। बिलो 10 15 है, बिलो 20 38 है, बिलो 30 65 है, बिलो 40 84 है, बिलो 50 100 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट मार्क्स मोर देन 30? देखो साफ पता लग रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है, टोटल स्टूडेंट्स है 100, 30 से कम 65 है, तो 30 से ज्यादा कितने होंगे? 100 माइनस 65 35। तो 85 का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 85 का आंसर आपके पास आ जाएगा सी। 30 से कम 65 है, तो 30 से ज्यादा कितने हो जाएंगे? 35। 100 माइनस 65 35 इज द राइट आंसर। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब 30 टू 39 इस तरह से निकालनी है आपको। तो 30 से 39 आप इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। इस तरह से चलेगी आपके पास फ्रीक्वेंसीज। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब आप काउंट कर लीजिए कि 29.5 से 39.5 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं। अगर आप देखिए, पहले तो आपको ये पता लगेगा कि इसकी क्लास विड्थ कितनी है। क्लास विड्थ है आपके पास इसकी 10। क्लास विड्थ है आपके पास इसकी 10। अगर आप आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको देखना है कि जैसे देखो क्या आ रहा है, 38 आ रहा है, 39 आ रहा है, 36 आ रहा है, ऐसे आप काउंट कर लेंगे कितने आ रहे हैं। काउंट करके 9 आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी, 9। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 9/10 दैट इज 0.9। और 0.9 का एक ही ऑप्शन है, 0.9 का एक ही ऑप्शन है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां आपके पास क्वेश्चन में एरर था। एरर क्या था कि जो इसकी सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है वहां मैच नहीं कर रहा। 39 से 49.5 वाली में आपके पास आंसर सही नहीं आ रहा चारों में से किसी पे भी। तो यहां पर ये एरर था इस क्वेश्चन में। तो यहां पर भी शायद आपको ग्रेस मिल सकती है। फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा मैच कर रहा है, 29.5 39.5 9 आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास आ गई 9/10। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपके पास 1 नहीं आ रहा। 1 का मतलब 10 नहीं आ रही। यहां आप काउंट करोगे तो आपके पास 11 आ रहे हैं। तो यहां आपको शायद ग्रेस मिल सकती है। अदरवाइज किसी ने पहला करके करा है तो टिक आंसर इसका डी ही किया होगा। इसका आंसर आपने डी ही टिक किया होगा, क्योंकि पहली जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो आपके पास यही आ रही है, क्लास फ्रीक्वेंसी बाय में क्लास विड्थ। क्लियर है? 89 की बात करें, मीन और मीडियन दे रखा है आपको, मीन और मोड दे रखा है, आपको मीडियन निकालना है। तो आपको पता ही है एक रिलेशनशिप क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन दे रखा है 70.20, मीन दे रखा है 70.20, मोड दे रखा है 70.50, और आपको निकालना क्या है? मीडियन। तो 89th में आप ये क्राइटेरिया लगा सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन। मोड दे रखा है 70.50, मीडियन आपको निकालनी है, मीन दे रखा है 70.20। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करके इसका आंसर सी आएगा। सी 70.30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 में थ्योरी का क्वेश्चन है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट इज कंसीडर्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट इन एनी केस इफ देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट। तो 90 का बेटा बनेगा डी। तो ये स्टैटिस्टिक्स के सारे आंसर्स थे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इससे आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।